नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। तो दिन भर की भागदौड़ में अगर आपसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें मिस हो गई हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक नया बुलेटिन। बिल्कुल, यानी T20 फॉर्मेट में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों का आइए पाइए एक ही बुलेटिन में पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। राहुल, आज और छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आज एक अच्छी खबर है। भूपेश कैबिनेट का फैसला हुआ। अधिकारियों कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने के केंद्र की मनाही के बावजूद यहां पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला कैबिनेट ने कर लिया। शासकीय सेवकों को 1 अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा। 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्ति तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश सरकारी कर्मचारियों को नियमों के तहत देय होगा। 1/11/2004 और उसके पश्चात के नियुक्त राज्य के कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार से इस हेतु लगभग 17,545 करोड़ रुपया ये कर्मचारियों की निधि जो जमा है, हमने इसकी मांग की। और मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार फॉर्म में हैं। छिंदवाड़ा में उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भगवान राम और हनुमान भक्ति जो है ये बीजेपी की कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम का भक्त कोई भी हो सकता है। दरअसल उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सिमरिया में बनाए गए हनुमान मंदिर को लेकर पूछे गए सवाल में ये जवाब दिया। राम भक्ति पे आपने कोई कॉपीराइट नहीं कर लिया है अपना। राम का भक्त कोई भी हो सकता है, हनुमान का भक्त कोई भी हो सकता है, देशभक्त कोई भी हो सकता है। हम भी हैं, ये सत्य है, लेकिन दूसरा भी हो सकता है। शस्त्र रखना गलत नहीं है, हिंसक भाव रखना गलत। तब भगवान राम ने कहा कि अयोध्या मुझे प्राणों से बढ़ के प्यारी है, वो मैंने छोड़ दी, लेकिन ये धनुष्मान मैंने धर्म की रक्षा के लिए धारण किया, इनको नहीं मैं छोड़ सकता हूँ। इस देश के जितने मान्यता प्राप्त देवी देवता है सबके हाथ में शस्त्र हैं, लेकिन उन्हें हिंसा के लिए वो नहीं उठाए थे, रक्षा के लिए उठाए थे। इधर भाजपा नेता और पदाधिकारी लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और सरकार के कामकाज की टो ले रहे हैं। पिछले करीब 1 महीने से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद सुनील सोनी और तमाम नेता दौरे पर हैं और अपने विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत बूथ और शक्ति केंद्र स्तर पर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज भी कर रहे हैं। लोकसभा प्रवास में जा रहे हैं तो जो जनता जिस प्रकार से उमड़ रही है उससे ये बात साबित हो रही है कि इस सरकार से अब जनता का मोह भंग हो गया है और उसके कारण जनता में नाराजगी है और 2023 के चुनाव में जनता अपनी नाराजगी को व्यक्त करेगी। प्रधानमंत्री आवास उनका बना नहीं, इस बात को लोग प्रखरता से उठा रहे हैं। उस जल मिशन की योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर कानून व्यवस्था और बाकी जो मैं बात किया है उनमें निश्चित रूप से लोग इस सरकार को 2023 में जवाब देगी और इसके लिए जनता लगभग तैयार बैठी है। 2023 में जवाब कौन देगा? जनता देगी। वो किसे ऊपर रखती है नीचे, तो उनके लिए गुड न्यूज है। चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाता के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम यानी आरवीएम तैयार कर लिया है। आरवीएम को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस सिस्टम को लागू किया गया है। और इस बीच राहुल, यहां छत्तीसगढ़ में सीएम पूर्व सीएम के बीच में तकरार जुबानी तौर पर और ट्वीट के स्तर के ऊपर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सरकार पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस सरकार के लिए 1.5 दशक के गड्ढे भरना बड़ी चुनौती थी, कुछ भर गए कुछ बाकी हैं। सीएम ने कहा कि जहां जाता हूं सरकारी स्कूल की ज्यादा डिमांड करते हैं, तो यह दौर आ गया जब पनामा नहीं बल्कि पाठशालाओं की चर्चा हो रही है और इस पर पलटवार भी हुआ है। यह भी लिखा है कि छत्तीसगढ़ देश में 34वें स्थान पर है शिक्षा के मामले में। कहा गया है कि 4 साल में एक भी स्कूल नहीं बना।
और इधर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी है। जय आरोग्य अस्पताल में नाबालिग का गर्भपात कराया जाएगा। इसके बाद भ्रूण की डीएनए जांच के लिए सैंपल लिया जाएगा। नाबालिग के गर्भ में 11 सप्ताह 2 दिन का भ्रूण है। याचिका की सुनवाई जस्टिस रोहित आर्य ने की। विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी प्रवक्ता पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने एक बयान दिया। अजय चंद्राकर ने ओबीसी के प्रदर्शन को लेकर कहा कि भूपेश सरकार को सद्बुद्धि की जरूरत है। सरकार काम करती है लेकिन आंदोलन नहीं करती। छत्तीसगढ़ सरकार अब आंदोलन कर रही है तो याद दिलाएं कि वो दरअसल सत्ता पक्ष में है। सद्बुद्धि की जरूरत तो भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को है कि सरकार काम करती है, आंदोलन नहीं करती। पर वो आंदोलन यदि कर रही है तो उनको ये याद दिलाना पड़ेगा 4 साल बाद कि आप सत्ता में हैं। समझ रहे ना? तो अभी तक उनको भ्रम में ही है कि हम विपक्ष में तो नहीं है करके। इधर दमोह के बहुचर्चित तथा हाई प्रोफाइल धर्मांतरण मामले में एक नया खुलासा हुआ है, जिसमें एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट किया है कि दमोह के धर्मांतरण माफिया मिशनरी अजय लाल ने 2 चिल्ड्रन होम में चल रहे थे। ये दमोह के अधिकारियों के आपराधिक लापरवाही है, जिसकी जांच चल रही है। और जो बयान हमने आपको बताया था अजय चंद्राकर का, इस पर प्रतिक्रिया ना ऐसा हो नहीं सकता, तो मंत्री कवासी लखमा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अजय चंद्राकर को दरअसल सद्बुद्धि की जरूरत है, जिसके लिए अस्पताल या पागलखाना उचित होगा। यह भी कह दिया कि वक्त रहते अगर पार्टी इलाज नहीं कराती तो कांग्रेस इसके लिए तैयार है। अजय चंद्राकर को सद्बुद्धि देने के लिए इसको कोई हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा या पागलखाना या अच्छा डॉक्टर के पास। समय रहे कि अगर इसका पार्टी इलाज नहीं करे तो कांग्रेस पार्टी करेगा। तो ये नेताओं का लहजा है अपना। आगे बढ़ते हैं। महंगाई से राहत बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश के बिजली विभाग के पेंशनर्स ने आज जबलपुर में जमकर विरोध जताया। प्रदेश भर से आए पेंशनर्स ने जबलपुर में बिजली कंपनियों के मुख्यालय, जिसे आप शक्ति भवन के नाम से भी जानते हैं, वहां जुटे, जहां उन्होंने शक्ति भवन का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार और बिजली कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। और रायपुर से खबर आपको बता दें, याद होगा आपको राहुल, कल बड़ा जम के प्रदर्शन बीजेपी पार्षदों ने किया था निगम मुख्यालय पर, और यहां 60 बीजेपी नेताओं पर, जिसमें पार्षद भी शामिल हैं, आज एफआईआर हो गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ निगम घेराव के दौरान तोड़फोड़ और जवानों से मारपीट के आरोप लगे हैं। कल भाजपा कार्यकर्ता नगर पालिक निगम के घेराव के लिए पहुंचे, मेन गेट के ऊपर काफी हंगामा किया। इसमें पूर्व मंत्री और सांसद तक दिखाई पड़े थे। भाजपा ने विकास और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोपों के मुद्दे पर कल जो प्रदर्शन किया था, आज उन पर तोड़फोड़ और शासकीय कार्य में बाधा की एक एफआईआर हो गई है। तो इधर इंदौर पुलिस ने न्यू ईयर के पहले पूरी तैयारी कर ली है, यानी 31 की रात पुलिस के शहर में कड़े सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे। ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों को मौके पर ही सबक सिखाया जाएगा, छेड़छाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। महिला पुलिस ने पूरी प्लानिंग की है। पुलिस ने 100 से ज्यादा स्थानों पर चेकिंग पॉइंट बनाए हैं, और इस बात की पूरी जानकारी IBC 24 से इंदौर के कमिश्नर ने साझा की है। तो केवल इंदौर में नहीं, बल्कि यहां भी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस तैयार है। चाक चौबंद इंतजाम होंगे, कोई भी अप्रिय हालात होंगे, निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली। 31 की नाइट 12 बजे के बाद नो पार्टी। अगर आप पार्टी करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। डीजे, अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी एनजीटी के नियमों के दायरे में करना होगा। हुड़दंगियों के लिए पुलिस तैनात रहेगी। कई सारी जगहों के ऊपर नजर है। रेस्टोरेंट, मॉल, पार्क, पब, बार, किसी भी जगह आप अगर हुड़दंग मचाते हैं तो फौरन कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। रोड पर केक भी नहीं काट पाएंगे। और सही पूछा जाए तो आपको ये सब करना भी नहीं चाहिए। बहरहाल जबलपुर से खबर है, जबलपुर में पूरे 26 दिन बाद कोरोना लौट आया है।
यहां यूएसए से लौटी एक महिला का कोरोना सैंपल पॉजिटिव आ गया। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इस बात की पुष्टि की है। महिला 23 दिसंबर को यूएसए से जबलपुर आई थी, जो सर्दी खांसी से पीड़ित थी। आपको ये बता दें कि 26 दिन बाद जबलपुर में कोविड-19 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। महिला को बिलहरी इलाके स्थित उसके घर में आइसोलेट कर दिया गया है। कल तक की स्थिति में मध्य प्रदेश में 4 पॉजिटिव थे। एक केस और कल जबलपुर में जो पॉजिटिव आया है, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी हम लोग सैंपल भेजेंगे और उसके बाद पता लगेगा उसका कौन सा वेरिएंट। लगभग 10 दिन उसमें लगेंगे रिपोर्ट आने में। और इधर सरकार की तमाम कोशिश के बाद भी बिलासपुर में अरपा नदी से रेत का अवैध उत्खनन जारी है। खबरें मिल रही हैं रेत माफिया ठेके निरस्त होने के बाद भी धड़ल्ले से अरपा को चल नहीं कर रहे हैं। प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में गैर उत्खनन क्षेत्र घोषित कर रखा है, इस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। रेत का अवैध उत्खनन लगातार किया जा रहा है, जबकि घाट नहीं है। अवैध परिवहन करने वालों पर तो कार्रवाई होगी। अगर अधिकारी भी गंभीरता से नहीं लेंगे तो अब समय आ गया कि कार्रवाई अधिकारियों पर भी किया जाएगा। अभी वर्तमान में जिले में 2 खदानें चल रही, जो कोटा क्षेत्र की जो खदानें वो लीगल तौर पे चल रही हैं पूरी। रही बात इसमें जो अवैध उत्खनन में है, तो इसमें विभाग लगातार जो है अपनी कड़ी कार्रवाई करते रहा है। तो हम अपने तरफ से पूरे प्रयास में लगे हैं कि किसी प्रकार का अवैध उत्खनन ना हो पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि छूट देने पर भी राजनीति होती है और नहीं देने पर भी होती है। तो ग्वालियर व्यापार मेले की खबर है पुनीत जी, जहां पर 4 पहिया और 2 पहिया वाहन खरीदने पर 50% रोड टैक्स की छूट दी गई है। अनुमान है कि 20,000 से ज्यादा वाहन खरीदी होगी, लेकिन शहर में लगातार पार्किंग की समस्या बनी रहती है। ऐसे में छूट देने से शहर में वाहनों की संख्या बढ़ेगी और ट्रैफिक पर दबाव बनेगा। अब फैसले को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो छूट दी है ठीक है, छूट देना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। जनता को कोई लाभ मिले तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ 3-3 लाख रुपए 4-4 लाख रुपए वाहनों पर छूट, इलेक्ट्रिक वाहनों पर, कारों पर देनी चाहिए। और सरकारें दे रही हैं, तमाम दिल्ली की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सभी सरकारें इलेक्ट्रिक वाहन करने पर 2 लाख से लेके और 3-3 लाख तक की छूट दे रही हैं। अब आपको वापस से हम रायपुर की एक समस्या पर लाते हैं राहुल। यहां उरला इलाके में विशेष योजना के तहत उद्योगों की स्थापना कराई गई, लेकिन अब ये तालाबंदी की कगार तक आ रहे हैं। बीरगांव नगर निगम ने उरला में संचालित सभी उद्योगों को संपत्ति कर 15 दिन में इसकी किस्त जमा करने का नोटिस दे दिया। अगर नहीं किया तो संपत्ति कुर्क होगी। इसको लेकर उरला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्गी कहते हैं कि निगम की कार्रवाई गलत है। जितना वो कर मांग रहे हैं उससे कम में कई उद्योगों की स्थापना यहां हुई है। नगर निगम बिरगांव द्वारा जो है हम लोगों को, उद्योगपतियों को नोटिस संपत्ति करके जारी किया जा रहा था। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अंतिम सूचना के रूप में एक अंतिम नोटिस इन्होंने जारी किया है और उसके 15 दिन के अंदर में उन्होंने कहा कि अगर टैक्स नहीं पटाया जाता है तो हम कुर्की करेंगे। तो मध्य प्रदेश के दर्शक ध्यान दें, आपको फिर उसी खबर पर ले चलते हैं। बीजेपी का काउंटर आ गया है। बीजेपी ये कह रही कि ये लोगों के हित में फैसला लिया गया है। बता दें कि वर्तमान में जिले में पंजीकृत 2 पहिया वाहनों की संख्या 5,93,869 है, जबकि 4 पहिया वाहन 1,11,405 है। इसके अलावा अन्य शहर और प्रदेश के रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। तो कटनी की जिला पंचायत सदस्य माला मौसी के कैना पंचायत सचिव को अपशब्द कहने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। माला मौसी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने के बाद पंचायतों के सचिव खफा हो गए। कैना गांव के पंचायत सचिव गोविंद पांडे ने मामले की शिकायत रीठी थाने में कर दी है। इधर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शिक्षा विभाग ने 9 ब्लॉक में आत्मानंद स्कूल तो शुरू कर दिए, लेकिन अब तक स्कूल में शिक्षक पर्याप्त नहीं है। जानकार इस बात को लेकर काफी हैरत में पड़ गए कि ऐसे कैसे स्कूलों में शिक्षकों के 40% पद अब भी रिक्त पड़े हैं। खास बात यह कि नए शिक्षण सत्र से जिले में नए आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय शुरू होने वाले हैं।
ऐसे में संचालन को लेकर कई दिक्कतें आगे आ सकती हैं। पूरे प्रदेश में आत्मानंद जी के नाम से इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसमें कोई सेटअप की व्यवस्था नहीं है। इन स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जा रही है, जिससे कि छात्र प्रभावित हो रहे हैं। आत्मानंद विद्यालय में पद भरने की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में 45 पद प्रतिनिधि से भरने की आदेश जारी कर दिया गया है। सारे पद भर जाएंगे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने 18 आईपीएस अफसरों को पदोन्नत किया है, यानी प्रमोशन किया गया इनका। इनमें 14 जिलों के आईपीएस एसपी से अब सीधे डीआईजी बने हैं। तो कान्हा नेशनल पार्क से लगे बफर जोन में बैहरगढ़ी सड़क मार्ग पर गुजरते हुए बुधवार की सुबह 6 बजे पर्यटकों को बाघ के दर्शन हुए। अपने वाहन से गुजरते पर्यटकों ने वाहन रोककर रास्ता पार करते हुए बाघ को देखा। बाघ लंगड़ाता नजर आया। इस दौरान कुछ पर्यटक अपने कैमरे में इसे कैद कर लिया। रायगढ़ जिले में धान खरीदी के दौरान इस बार धान के रकबे में फिर वृद्धि हुई है। जिले में जहां धान का रकबा 9,000 एकड़ बढ़ गया, तो वहीं धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में 5,000 की वृद्धि हुई। खास बात यह कि अधिकांश बढ़ोतरी उन समितियों में दर्ज की गई जो पहले गड़बड़ी को लेकर सुर्खियों में रही हैं। 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा रकबा नया जोड़ दिया गया है और 5,000 से ज्यादा किसान बढ़ गए हैं। रकबे में बढ़ोतरी, जमीन उतनी है, धान की फसल उतने ही क्षेत्र में हो रही है, तो रकबा कैसे बढ़ जाएगा? यदि इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाए तो निश्चित रूप से बड़ा घोटाला सामने आएगा। एरिया 6,000 जो बढ़ा है वो आया होगा, और किसान का संख्या जो 5,000 है वो तो खाते वगैरह डिवाइड होते रहते हैं, तो उसमें संख्या बढ़ सकता है। सर्वे करवा के, निरीक्षण करवा के उसको सही करने का प्रयास करूंगा, और अगर कुछ गलत हुआ होगा तो उसके आधार पर हम लोग कार्यवाही भी करेंगे उसमें। रायगढ़ के बाद आपको सतना लेकर चलते हैं। नगर निगम में हो रहे घोटाले को लेकर महापौर ने जांच टीम बनाई है। मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम गठित की है। आपको बता दें कि निगम में घोटाला कर कर्मचारियों ने नाम पर पैसे निकाले जा रहे हैं। निगम को हर माह लाखों की चपत हो रही थी। बलौदा बाजार पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 201 मोबाइल रिकवर किए हैं। रिकवर मोबाइल्स की कीमत तकरीबन 27 लाख रुपए है। अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों से भी मोबाइल रिकवर किए गए हैं। खोया हुआ मोबाइल पाकर उनके चेहरे पर आपने खुशी देखी। इधर जबलपुर पुलिस ने 15 लाख रुपए कीमत के 110 गुने गुम हुए मोबाइल फोन तलाश कर आज लोगों को लौटाए। इधर भी मोबाइल लौटाए गए, मध्य प्रदेश में भी। अपने गुम फोन मिलने के बाद लोगों में खुशी आप देख ही रहे हैं। तो एमपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना ही। फॉर्मेट कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा। बिल्कुल, आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।